हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड एंगल। साथ में हम प्लेन एंगल को भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जो मेन टारगेट है हमारा वो है सॉलिड एंगल को समझना, तो इसके साथ हम प्लेन एंगल को भी समझेंगे। प्लेन एंगल को आप लास्ट क्लासेज में पढ़ चुके हो। प्लेन एंगल क्या होता है? कोई भी प्लेन ले लिया हमने, सपोज सर्कल लिया, एक सर्कल, तो सर्कल के किसी सेंटर पे पॉइंट O है और कोई भी हमने एक आर्क ले लिया L, तो ये जो आर्क है अपने सेंटर पे जो एंगल बना रहा है थीटा मान लिया हमने, तो ये थीटा कितना रहता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर रेडियस है तो L अपॉन आर, तो दिस इज प्लेन एंगल। दिस इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मीटर अपॉन मीटर डायमेंशन लेस रहेगा। ये यूनिट इसकी क्या रहती है? रेडियन। ठीक है, ये होता है प्लेन एंगल, सिंपल। इसको हम आर्क की फॉर्म में भी बता सकते हैं। कोई भी एक गिवन आर्क दे दिया हमें, आर्क है ये, और इसके कोई भी पॉइंट दे दिया O, यहाँ पे जो एंगल बनेगा और ये डिस्टेंस सेम है, रेडियस सेम है ना, और ये गिवन आर्क है L, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, दिस इज प्लेन एंगल। L अपॉन R, रेडियन इसकी यूनिट रहती है। ऐसे ही सॉलिड एंगल के लिए हम एक स्फीयर लेंगे। सॉलिड स्फीयर ले लिया हमने, स्फीयर लिया हमने, एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर लिया हमने, और इस स्फीयर पे कोई भी एक हमने सरफेस ले लिया, एक सरफेस एरिया ले लिया हमने ds। तो ये जो सरफेस एरिया है, मान लेते हैं इस स्फीयर के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एंगल कहलाता है यहाँ पे हमें सॉलिड एंगल। दिस इज सॉलिड एंगल। बिल्कुल एक कोन की तरह कोई भी एक सरफेस दे दिया हमको, सरफेस एरिया ले लिया हमने, और यहाँ पे एक पॉइंट O है सेम डिस्टेंस पे, ये भी R डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस है, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज सॉलिड एंगल। दिस इज सॉलिड एंगल। बिल्कुल एक कोन जो कोन होता है ना, जो बर्थडे कैप होती है बच्चों की, और जो मूंगफली वाला जो आपको भेल पूरी देता है, वो भी इसी तरीके के कागज में देता है। तो जो वहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, दिस इज सॉलिड एंगल, और ये इसका सरफेस एरिया है ds। मान लिया ds सरफेस एरिया है। इसने जो एंगल बनाया सेंटर पे, इस सरफेस एरिया से जो स्फीयर बनेगा उसका सेंटर है ये O। ओके, तो यहाँ जो सॉलिड एंगल है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। ds हो सकता है, ये s हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं हम इस सरफेस एरिया को। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? s अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये ds ना होके अगर s है सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया हमने s मान लिया, तो s अपॉन आर स्क्वायर। क्यों रखा हमने यहाँ आर स्क्वायर? क्योंकि ये सरफेस एरिया है, तो एरिया की यूनिट क्या रहती है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या रहती है? मीटर स्क्वायर। तभी ये डायमेंशन लेस रहेगा, डायमेंशन लेस। इसीलिए हमने यहाँ पे आर स्क्वायर लिया, क्योंकि हमें इसे डायमेंशन लेस रखना है, बिकॉज एंगल कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस, है ना। तो हमें इसे डायमेंशन लेस रखने के लिए, और इसकी यूनिट रहती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन यूनिट, और इसकी यूनिट क्या रहती है? ओनली रेडियन। तो दिस इज सॉलिड एंगल, है ना। ये 3D रहता है। 3D शेप किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाती है वो होती है सॉलिड एंगल, और 2D शेप जो एंगल बनाती है किसी भी पॉइंट पर वो रहता है प्लेन एंगल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये सिंपली आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर ये जो हमने अभी जो आर्क लिया है यहाँ पे L, है ना, इस L ने इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो है अभी तक ये प्लेन एंगल। अगर गिवन दे दिया कि कहीं भी कोई पॉइंट दे दिया हमें, ये पॉइंट है, और कोई भी एक गिवन आर्क दे दिया हमको ये, और ये जो गिवन आर्क है इस पॉइंट पे सेंटर के अलावा कोई एक और पॉइंट है, वहाँ पे कितना एंगल बनाएगा? प्लेन एंगल। तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? ऐसे ही कोई भी गिवन सरफेस है और सेंटर के अलावा कोई भी एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे इस तरीके से, और बताइए कि ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, सॉलिड एंगल कितना होगा? तो क्या वैल्यू यही रहेगी? ऐसे ही इस केस में क्या वैल्यू यही रहेगी? कोई भी एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे, यही आर्क एक एंगल बनाए,
तो वो कितना प्लेन एंगल सबटेंड करेगी, क्या ये वैल्यू वही रहेगी, तो ये प्रॉब्लम आएगी अब हमें। तो ये मेन प्रॉब्लम है, दोनों ही केसेस में है ये प्रॉब्लम। तो इसकी वैल्यू हमें क्या होगी, तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। देखिए सिंपल हम इसे समझेंगे इसी की तरह। इसे अभी हटा देते हैं, थोड़ा सा खाली कर लेते हैं हम इसे। ये पार्ट तो हमने समझ ही लिया है। देखिए यहाँ ये जो आर्क है, इस आर्क को हमने एक लाइन बना दिया, दिस बहुत छोटा सा पार्ट है ये, तो हम इसको एक लाइन से समझ रहे हैं बस, और इस आर्क को हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। इससे पहले हम बता देते हैं कि एक और हमने एक आर्क ले लिया है और ये कहीं पे भी है, ये गिवन पॉइंट O, ये तो सेंटर पे है, ये आर्क जो सर्कल बनाएगा उसके सेंटर पे है, लेकिन ये पॉइंट, ये आर्क जो सर्कल बनाएगा उसके सेंटर पे नहीं है। कैसे समझा हमने इसे, ऐसे समझा हमने इसे, क्योंकि ये डिस्टेंस कुछ और है, R1 है, ये डिस्टेंस कुछ और है, R2 है, दोनों ही डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, और ये गिवन आर्क है, ये कितना एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा थीटा, वो हमें बताना है। इस केस में हमने क्या किया, ऐसे ही हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये बहुत छोटा सा आर्क है, तो हम इसको क्या समझ सकते हैं, एक लाइन की फॉर्म में समझ सकते हैं, और इस आर्क को हम हटा सकते हैं यहाँ से। इस आर्क को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ से जो O से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इसके सेंटर से होके, ये जो आर्क है इसके सेंटर से होके दिस, ओके, OP मान लिया हमने इसे। ऐसे ही इसके सेंटर से होके, इसके सेंटर से होके एक हमने लाइन ज्वाइन किया, दिस इज। ऐसे ही यहाँ हमने इसे OP मान लिया। अब देखिए ये जो आर्क है, आर्क के लिए जो पार्ट लिया था, ये जो लाइन ली थी, इसका जो नॉर्मल है वो OP के अलोंग है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल किसका, आर्क का, नॉर्मल ऑफ आर्क किसके अलोंग है, OP के अलोंग है। लेकिन इसका जो नॉर्मल है, इस वाली आर्क का जो नॉर्मल है लाइक दिस, वो होगा ये, है ना, वो OP के अलोंग नहीं है, नॉर्मल है ऑन आर्क, ऑन आर्क कह देते हैं या फिर ऑफ आर्क कह देते हैं, नॉर्मल ऑन आर्क, ठीक है। ये कौन सा केस था, ये सर्कल बनाएगा, ये आर्क सर्कल बनाएगा, लेकिन ये आर्क सर्कल तो बनाएगा, लेकिन ये जो सेंटर है, सॉरी, ये जो पॉइंट O है जहां हमें प्लेन एंगल पता करना है, वो सेंटर पे नहीं है, कहीं और है। ये कौन सी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। एक आर्क दे दिया और यहाँ एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे हमें एंगल बताना है। और ये कौन सी सिचुएशन है, ये एक सर्कल दे दिया हमें और इसके सेंटर पे दिस एंगल, क्योंकि ये डिस्टेंसेस सेम हैं, ये डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, R1 R2, दिस R और R, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है और ये वाली सिचुएशन है, दोनों ही सर्कल हैं ये। इस कंडीशन में हमें थीटा की वैल्यूज़ को बताना है ना, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, प्लेन एंगल क्या रहेगा। अब देखिए एक बात यहाँ पर कि मान लेते हैं कि ये L था, है ना, ये आर्क कितनी थी L, और ये भी आर्क L है, तो ये L/2 और ये L/2, है ना, दोनों ही L/2 होंगी, इन्हें ध्यान रखना है हमें। और टोटल क्या है, ये L है। अब ये जो आर्क है, इसका जो नॉर्मल है, अगर हम इसे, हमें रखना कैसा है, L/R, दिस, है ना, इसके जस्ट नॉर्मल, इसके जस्ट नॉर्मल रहेगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट नॉर्मल नहीं है, है ना, दिस, ये इसके नॉर्मल इस अलोंग है, लेकिन ये अगर OP के अलोंग है, ये जो नॉर्मल है OP के अलोंग है, तो ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल OP के अलोंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, यहाँ जो नॉर्मल है आर्क का वो OP के अलोंग नहीं है। हम उसे करेंगे अब नॉर्मल, कैसे करेंगे, नॉर्मल को OP के अलोंग कैसे करेंगे, हम इसे टर्न करेंगे। मान लेते हैं ये हमें अल्फा एंगल है, तो हमें अल्फा एंगल ही जाना होगा, हमें अल्फा एंगल ही जाना होगा। तो ये वाला जो पार्ट बनेगा, जब हम इसे टर्न करके अल्फा एंगल जाएंगे, तो इस सिचुएशन में ये वाला जो आर्क होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा किसके, OP के अलोंग। इस कंडीशन में इसका जो नॉर्मल होगा, इस आर्क का जो नॉर्मल होगा वो OP के अलोंग होगा, है ना। तो हम कौन सा आर्क लेंगे, अब ये आर्क लेंगे, ना कि ये वाला आर्क। ये आर्क कितना था, L, कितना था ये कंप्लीट, AB मान लेते हैं, तो AB कितना है, L, है ना, और MN कह देते हैं इसको। ये MN कितना होगा, MN कितना होगा, MN होगा
L cos अल्फा। क्यों होगा? बिकॉज देखिए ये अगर एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा एंगल 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल देखिए दिस एंगल, क्योंकि ये 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा अल्फा, ये होगा अल्फा, दिस इज अल्फा, ये एंगल भी अल्फा होगा। और सिंपली हम समझ सकते हैं कि ये वाला जो आर्क है जब इसे हम टर्न करेंगे अल्फा एंगल तो साथ में ये भी इतना ही टर्न होगा, जितना यहाँ से यहाँ तक टर्न होगा उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक टर्न होगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा अल्फा। ये एंगल जब अल्फा हो जाएगा तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L/2, तो L/2 cos अल्फा, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा L/2 cos अल्फा, बिकॉज ये भी कितना होगा अल्फा होगा, ये वाला पार्ट भी कितना होगा अल्फा होगा। तो दोनों मिला के ओवरऑल mn कितना हो जाएगा L cos अल्फा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा L cos अल्फा, L cos अल्फा। इसे हटा देते हैं, फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ओवरऑल mn कितना हो गया L cos अल्फा। तो हमें कौन सा लेना है mn का जो नॉर्मल है वो OP के अलोंग है, तो थीटा यहाँ कितना होगा L cos अल्फा अपॉन R, है ना, क्योंकि ये जो L है वो कौन सा लेना है हमें, R कौन सा लेना है, जिसके नॉर्मल के अलोंग ही OP है, जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पॉइंट पर जहां हमें सबटेंडेड एंगल पता करना है, वहां से जो लाइन ज्वाइनिंग और गिवन आर्क का जो नॉर्मल है वो एक ही डायरेक्शन में है। जो गिवन आर्क है ये है L, इसके साथ जो हमने OP ज्वाइन किया उसी के अलोंग ही नॉर्मल होना चाहिए, वही आर्क लेना है। तो MN का जो नॉर्मल होगा वो OP के अलोंग होगा, इसीलिए हमने MN को लिया ना कि AB को लिया। ओके, AB को ना लेके हमें किसे लेना है, MN को लेना है, तो L cos अल्फा, यही सिचुएशन आ जाएगी L cos अल्फा। तो इस कंडीशन में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां होगा। अगर मान लिया ये कौन सी सिचुएशन है, एक स्फीयर है और उस स्फीयर के सेंटर पे एक सरफेस एरिया S ले लिया हमने, तो वो कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, तो ये वाली सिचुएशन है। अगर उसने बताया कि अगर एक सरफेस स्फीयर गिवन है और कोई भी सरफेस ले लिया और किसी भी पॉइंट पे यहाँ हमें क्या बताना है, सॉलिड एंगल, कितना सॉलिड एंगल यहाँ पे इस पॉइंट पे बनेगा। तो इस केस के लिए हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए एक ये सरफेस एरिया है और यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ले लिया हमने दिस, यहाँ ये दोनों सेम थी डिस्टेंस, यहाँ ये अलग अलग रहेंगे, R1 R2 रहेंगे, है ना। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही हमें यहाँ क्या करना होगा, देखिए ये S है, इसका जो नॉर्मल होगा वो ये होगा S, और जो लाइन O है ये पॉइंट, और यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे दिस OP मान लिया हमने, तो OP और S के बीच में एंगल है अल्फा, है ना। तो अब फिर से हमें वही करना है कि ये जो S है, जो नॉर्मल है इस सरफेस के, ऐसे ही यहाँ इस आर्क का जो नॉर्मल था ऐसे ही यहाँ इस सरफेस का नॉर्मल है S। तो S जब P के अलोंग हो जाएगा उस कंडीशन में जो सरफेस एरिया बनेगा, जब हम इसे टर्न करेंगे इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से एक सरफेस बनेगा लाइक दिस, सॉरी लाइक दिस। फिलहाल ये है सिचुएशन, फिर से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है O, यहाँ हमें इस पॉइंट पे हमें O पर सॉलिड एंगल बताना है ना, और इसका ये नॉर्मल है S, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की दिस, एक लाइन ड्रॉ किया हमने, एक लाइन ड्रॉ किया हमने इसके सेंटर से होके, ये S है, ये S है और ये OP है। ओके, दिस इज S और दिस इज OP, और ये एंगल कितना है, अल्फा है ये एंगल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेम वही सिचुएशन रखनी है, यहाँ जो आर्क था इसका नॉर्मल इस OP के अलोंग करना था, MN वाला पार्ट आया। ऐसे ही यहाँ पर हम एक सरफेस एरिया लेंगे दिस, जब हम इसे टर्न करेंगे इस तरीके से, तो ये जो सरफेस एरिया आएगा, ये जो सरफेस एरिया आएगा, इस सरफेस एरिया का जो नॉर्मल होगा वो OP के अलोंग होगा। S1 कह देते हैं इसे, चलो, और इसे S2 कह देते हैं, तो ये S1 हो गया ये नॉर्मल।
तो S2 का जो नॉर्मल होगा वो इसके अलोंग होगा, S2 का जो नॉर्मल होगा वो OP के अलोंग होगा। उस कंडीशन में ये जो सरफेस एरिया होगा हम उसे लेंगे, है ना। तो जब ये अल्फा एंगल है, जब हम इसे टर्न करके लाएंगे तो ये जो सरफेस एरिया होगा S2, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, अल्फा एंगल होगा। ऐसे ही इस S1 का एक प्रोजेक्शन है S2, है ना, और S2 की वैल्यू कितनी होगी, ये अगर S1 है तो S1 cos अल्फा, गिवन क्या है, S1 cos अल्फा, जिसे हमने S माना था, जिसे हमने S कहा था। तो S कितना होगा, S1 की जगह हम S भी यूज कर सकते हैं, तो S cos अल्फा, दिस इज S cos अल्फा। ये जो S2 है कितना हो जाएगा, S cos अल्फा, या फिर इसे S कह दीजिए, ओनली S कह दीजिए, इसे ओनली S, है ना। तो S का जो प्रोजेक्शन है, हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है इसका कौन सा होगा, S cos अल्फा, और एक यहाँ बनेगा S sin अल्फा, है ना। तो सेम सिचुएशन रहेगी कि सॉलिड एंगल ओमेगा कितना लेंगे हम, S की जगह S cos अल्फा, S cos अल्फा अपॉन R स्क्वेयर। ओके, सिंपल सेम इसी तरह से जैसे यहाँ L cos अल्फा लिया था, Mn का जो नॉर्मल था वो OP के अलोंग है, ऐसे ही यहाँ पर जो S2 जिसे हमने S cos अल्फा बताया है, तो S cos अल्फा का जो नॉर्मल है वो O से जो लाइन जा रही है, OP जो लाइन है जॉइनिंग सेंटर वाली जो लाइन है, उसी के अलोंग नॉर्मल है। तो S cos अल्फा अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द एंगल। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन है कि अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे, सेंटर के अलावा कोई भी अलग पॉइंट है ना। चलिए अब हमें यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल, है ना, एक कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे या इंटीरियर किसी भी पॉइंट पे, इंटीरियर पॉइंट सर्कल कितना एंगल बनाएगा, सर्कल मेक्स एंगल एट एनी इंटीरियर पॉइंट। देखिए L कितना होगा, ये कंप्लीट, थीटा क्या होता है, प्लेन एंगल थीटा क्या रहता है, L अपॉन R। तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कितनी होगी इसकी, 2 पाई R अपॉन R। तो कितना एंगल बनाएगा ये, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा कंप्लीट, 360 डिग्री का। भले ही ये सेंटर पे नहीं है तो ये भी 360 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो 2 पाई एंगल, ये 2 पाई रेडियन एंगल ये बनता है यहाँ पे। ओके, ऐसे ही इस केस में जो सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल कितना होगा, S cos अल्फा अपॉन R स्क्वायर, ये हमने भी पता किया है। देखिए अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है स्फीयर का कितना रहता है, 4 पाई R स्क्वायर। भले ही पॉइंट कहीं भी हो लेकिन ये सरफेस एरिया तो हम स्फीयर का ही लेंगे, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये कितना एंगल बनाया इसने, 4 पाई। तो सॉलिड एंगल कितना बनता है कंप्लीट, 4 पाई इंटीरियर पॉइंट पर, है ना। कहाँ पे, इंटीरियर पॉइंट पे। अगर हम देखें तो इंटीरियर पॉइंट पर कोई भी सरफेस जो एंगल बनाएगा, जो क्लोज्ड, जो वॉल्यूम है, सरफेस है, शेप है, जो क्लोज शेप है, वो अपने इंटीरियर पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, 4 पाई। जैसे स्फीयर है तो स्फीयर अपने अंदर किसी भी पॉइंट पर, भले ही वो सेंटर पे है पॉइंट या फिर कहीं भी है, तो वो कितना एंगल बनाएगा, 4 पाई का एंगल बनाएगा। ओके, और प्लेन एंगल कितना बनेगा, वो 2 पाई का प्लेन एंगल बनेगा इंटीरियर पॉइंट पे। अब हम देखते हैं आउटसाइड कोई पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक्सटीरियर पॉइंट पे प्लेन एंगल कितना होगा, कोई भी सर्कल कितना बनाएगा। और देखिए जरूरी नहीं है शेप कोई भी हो, भले ही ये स्फीयर है, स्फीयर की जगह कोई भी एक ये शेप है जो कि 3D शेप है, तो ये अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे, यहाँ भी कोई पॉइंट ले लिया, तो जो टोटल एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा, वो 4 पाई ही बनेगा। ओके, और कोई भी प्लेन है, भले ही ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, वो अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो 360 डिग्री ही बनाएगा। 2D शेप 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, 2 पाई का एंगल बनाएगा, और 3D शेप अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे, इंटीरियर पॉइंट पे 4 पाई का एंगल बनाएगा।
अब हम आउटसाइड पॉइंट पे देखते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट पे देखते हैं कि कितना एंगल बन सकता है। एक्सटीरियर पॉइंट पे हम देखते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट, दोनों ही केसेस में बताते हैं इसको। देखिए एक ये आर्क है, मान लेते हैं हम, प्लेन है ये, और ये प्लेन एक यहाँ एक एक्सटीरियर पॉइंट लिया हमने, क्योंकि ये यही सर्किल बनाएगी ये आर्क, और इसके अलावा ये यहाँ पे ये इस एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अभी देखिए ये आर्क कितना एंगल बना रही है, एक एंगल बनाएगी ये आर्क, और इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है। और बढ़ा दें तो यहाँ ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये कम होता जाएगा, है ना। ये वाला एंगल प्लेन एंगल ही है, ये भी सॉलिड नहीं है, ये भी प्लेन है, प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल है ये भी। इसे हम और बड़ा कर दें, एट लास्ट क्या होगा, ये वैनिश हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो प्लेन एंगल है, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। एट लास्ट क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो एंगल बनेगा एट लास्ट। तो कोई भी प्लेन है वो अपने एक्सटीरियर पॉइंट पे कितना एंगल मेक करता है, सबटेंड करता है, जीरो एंगल सबटेंड करता है। जीरो एंगल एट एनी एक्सटीरियर पॉइंट, ओके। कौन बना रहा है, ये प्लेन एंगल। ये कौन सा एंगल है, ये प्लेन एंगल। ऐसे ही अगर ये सॉलिड है, स्फीयर है, या फिर 3D शेप है, तो ऐसे ही 3D शेप में आएगी सिचुएशन, ऐसे ही 3D शेप का लास्ट में जीरो हो जाएगा। तो 3D जो सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल भी एक्सटीरियर पॉइंट पे जीरो रहता है, जीरो एंगल एट एनी एक्सटीरियर पॉइंट, तो एक्सटीरियर पॉइंट पे प्लेन एंगल कितना रहता है, जीरो, और सॉलिड एंगल कितना रहता है, जीरो। तो ये बात हुई प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।